हम लोगों ने पिछले वीडियो में परिभाषा देखी थी और इस परिभाषा में ये कुछ शब्द आए थे और इनका यहाँ पर अपने कॉन्टेक्स्ट में कुछ मीनिंग है, कुछ अर्थ है, वो समझना बहुत जरूरी है ना। तो वो हम लोग समझ लेंगे तो हमारे मन में जो लेखांकन की परिभाषा है, जो उसका अर्थ, वो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या होती है आर्थिक घटनाएं? आर्थिक घटनाओं का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कोई एक व्यावसायिक संगठन है। कैसा संगठन? व्यावसायिक संगठन। अभी हम लोग जब संगठन की बात कर रहे थे तो कोई भी संगठन नहीं होगा। कैसा संगठन होगा? कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई व्यावसायिक संगठन है और उस संगठन में बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं अभी। जैसे मान लीजिए किसी नए इंसान को आपने हायर किया, हो सकता है कि कंपनी में किसी नए अधिकारी की पोस्टिंग हुई है ना। हो सकता है कोई बाहर की कंपनी से कोई नया इंसान आया। बहुत सारी ऐसा हो सकता है कि कोई मशीन लगाई गई है। अब मान लीजिए कोई मशीन लगाई गई है तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जिनको आप पैसे में नाप नहीं पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? पैसे में नहीं माप पाओगे। मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसकी दो शाखाएं हैं। क्या है? दो शाखाएं हैं। एक है आपकी कानपुर में और एक है आपकी नागपुर में। ठीक, अब कानपुर में है और एक है नागपुर में। तो दोनों में 10-10 लोग काम कर रहे हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो जो 10 लोग हैं कानपुर वाले और जो नागपुर वाले 10 लोग हैं, उनमें से कानपुर वाले ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो सकता है। लेकिन सारे लोगों को सैलरी बराबर दी जा रही है। क्या दी जा रही है? सैलरी बराबर दी जा रही है। जितनी यहां पर है उतनी यहां पर है, क्योंकि एक ही प्रोफाइल में काम करने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में हम मानव संसाधन का जो मूल्यांकन है वास्तविक, वो नहीं समझ पा रहे होते हैं। हम जो सैलरी दे रहे हैं, हम बोलेंगे कि दोनों जगह पर एकदम बराबर खर्चा हो रहा है कंपनी के लिए। तो जो हमारा लेखा जोखा है ना, उसमें हमें एक जैसी स्थिति दिखेगी। जबकि हो सकता है कि कानपुर के लोग ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जो हमने उदाहरण माना हुआ है। नागपुर वाले नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक उदाहरण है। मान लीजिए जो भी इस तरह की क्वालिटेटिव चीज होती है, क्वालिटेटिव समझते हैं, जिसमें हम किसी चीज की खासियत समझ पाए और हम उसको नाप नहीं पा रहे, माप नहीं पा रहे। क्वांटिटेटिव नहीं है, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होती है क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि क्वांटिटी बता पा रहे हो आप। क्वांटिटेटिव का मतलब समझ रहे हो कि कितनी मात्रा है, उसमें कितने पैसे का अंतर, और वो भी मात्रा किसी और चीज की नहीं, पैसे में। तो अगर हम उसको मुद्रा में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं तो उनको हम लोग आर्थिक घटनाएं नहीं मानते हैं। आर्थिक घटनाएं किसको मानते हैं? लेखांकन के लिए आर्थिक घटनाएं उनको बोला जाता है जब हम उन सारी चीजों को पैसे में बदल पाए, उनकी कोई भी आर्थिक वैल्यू निकल करके आ रही हो, मॉनेटरी वैल्यू हो, मौद्रिक मूल्य हो उनका, तब हम उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक घटना। जैसे कोई पावर प्लांट है, पावर प्लांट समझते हैं, जहां पर बिजली बनाई जा रही होती है, तो उसमें एक टरबाइन होती है ना। हमारे देश में टरबाइन बहुत दिन तक नहीं बनती, तभी हम लोग बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं। तो टरबाइन है, अब टरबाइन मंगाई गई, तो सबसे पहले तो आप टरबाइन का खर्चा करोगे, कितने में टरबाइन खरीदी। फिर वो टरबाइन पानी के जहाज से आपके देश में आएगी, तो पानी के जहाज से आ रही है, उसका किराया दोगे, साथ में आप उसका इंश्योरेंस कराओगे कि कहीं पर टूट गई रास्ते में, तो वो इंश्योरेंस का भी आपको पैसा है कि आपकी टरबाइन जो है उसका कुछ पैसा आपको मिल जाए। तो आपने जो वहां पर बीमा कराया टरबाइन का, वो भी खर्चा हुआ। फिर आपके पास यहाँ पर बंदरगाह पे आ गई, पोर्ट पे पहुंच गई, और पोर्ट के बाद आपके ऑफिस या आपकी कंपनी की जो जगह है, जो साइट है, जो लोकेशन है, वहां तक पहुंचने में रेलगाड़ी का खर्चा हुआ। फिर उसके बाद से ट्रक या किससे भी आई, तो वो एक पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन में खर्चा हो गया। अब परिवहन के बाद भी उसके साथ आपने 2 इंजीनियर्स बुलाए, वो तो फ्लाइट से आ गए। क्यों? क्योंकि उसको इंस्टॉल करना था, उसको लगाना था शुरू में, और उसको लगाया कहाँ जाएगा, उसके लिए भी आपको कुछ बनाना था ढांचा। तो बहुत बड़ा सा ढांचा होता है, वो बनाया जाता है, वो पूरा ढांचा बनाया गया। उसके बाद जब सब कुछ चलने भी लगी तो एकदम उसको स्टार्ट नहीं किया गया, पहले ट्रायल्स किए गए। क्या किए गए? ट्रायल्स किए गए। तो ये वो सारे खर्चे हैं जो जहां पर खर्चे हो रहे हैं, और आप उसके कितना खर्चा हो रहा है उसको गिन पाओगे। तो मान लीजिए कि मंगाने में 1 लाख रुपए खर्च हुआ, कितना? जो किराया था वो 1 लाख रुपए का हो गया, ठीक। और उसकी जो कीमत है, मान लीजिए जो टरबाइन है उसकी कीमत है 40 करोड़ की, ठीक। हालांकि 1 लाख तो बहुत ही कम है, 10 लाख का खर्चा मान लो, इतना तो जो आज चल रहा है उस हिसाब से हो ही जाएगा। तो अगर 10 लाख उसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का खर्चा, और उसकी कीमत कितने की है? 40 करोड़ की। ये ज्यादा हो गई, ये 4 करोड़ मान लीजिए, ठीक। अब क्या हो रहा है कि आप जब उसकी बुक्स देखोगे, लेखा जोखा देखोगे, तो उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। लेकिन जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं ना, जब हम लोग लेखा जोखा देखते हैं, बही खाता देखते हैं, तो उसमें हम लोग सिर्फ कीमतें देख रहे होते हैं, हर चीज को हम लोग पैसे में बदल देते हैं,
और जो चीजें पैसे में बदली जा सकती है वही हम अपनी किताब में लिखते हैं। तो हमारी जो बुक्स होती हैं, जो हमारे लेखा जोखा होते हैं, जो हमारे बही खाते होते हैं, या जो हमारे वित्तीय जो भी अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं जो भी, उन सब में क्या होता है, हम वही में पैसा देख रहे होते हैं कि कहां पर पैसे का लेन देन हो रहा है। क्यों? क्योंकि पैसा ही आपको बताता है कि व्यवसाय की स्थिति कैसी चल रही है। समझ रहे हैं? तो वो सिर्फ और सिर्फ वो घटनाएं किसी भी व्यावसायिक संगठन में जिनको हम पैसे में बदल पाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक घटनाएं। ये आगे समझ में? आपको ये समझ में आ गया होगा? ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। अब चलते हैं आगे। अब घटनाएं तो बहुत सारी हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कंपनी में, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हैं जिनको आप माप नहीं पाओगे। तो आप बहुत सारी घटनाओं को ऑब्जर्व करते हो, उनका अवलोकन करते हो, ऑब्जर्वेशन आपका सारी घटनाओं पर है, लेकिन उनमें से आपको पहचान करनी है कि आर्थिक घटनाएं कौन सी हैं। तो ये पहली एक्टिविटी आ जाती है। उसके बाद से आप उसको मापते हो, किसमें मापते हो, पैसे में मापते हो। तो आपको मापने वाला क्या काम है, ये तो आपको पहले से ही पता है कि ये चीज इतने रुपए की आई, ये चीज इतने रुपए की आई, ये चीज इतने रुपए की आई। बहुत सारी जगह पर बहुत एस्टिमेशन लगता है। एस्टिमेशन समझते हैं कि आप अंदाज लगाते हो। आप एक तरह से अंदाज भी ऐसा नहीं है कि जो मनाया वो कर दिया, एक कैलकुलेटेड अंदाज होता है। तो जो एस्टिमेट की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम लोग बोलते हैं अनुमान। तो कई बार हमें अनुमान लगाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिसको आप पूरा नहीं माप सकते, और कई बार ऐसे होती है चीजें जो आपको पता नहीं होती, तो वहां पर अनुमान लगाते हैं। और कई बार उनके मॉडल्स बने हुए हैं। मॉडल्स का मतलब एक तरह की रीति रिवाज, एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा का हम लोग अनुसरण करते हैं। कब? जब हम लोग माप रहे होते हैं। तो मापना भी एकदम आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि यार सब कुछ पहले से पता होगा, यहाँ पर भी हमें कई बार सोचना पड़ता है। अब आप इस एंगल से सोचिए कि एक अकाउंटेंट को कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। आप आगे आ जाते हैं लेखा जोखा। इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलेखन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलेखन। अभिलेखन को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, कि आपने पहचान ले कि कौन कौन सी गतिविधियां हैं जो हुई हैं, आर्थिक गतिविधियां। फिर आपने क्या किया, उनको माप भी लिया कि हाँ ये इतने वैल्यू की हुई है, इसकी इतनी कीमत की थी, यहाँ पर इतनी कीमत का हुआ। सारे आपने कीमतें भी निर्धारित कर ली। फिर आप उनको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। क्या कर लोगे? रिकॉर्ड कर लोगे। क्या हो जाएगा? अभिलेखन हो जाएगा। और अभिलेखन के बाद क्या होगा राजा बाबू? अभिलेखन के बाद उसका हमारी किताब में लिखा हुआ है सीधा संप्रेषण। क्या लिखा हुआ है? संप्रेषण। संप्रेषण बोले तो कम्युनिकेट। आप एक से दूसरे को बता रहे हो, उसको बोलते हैं संप्रेषण। तो अभी अभिलेखन के बाद वास्तव में अगर आपने अकाउंट्स आगे जाकर के पढ़ोगे, और हमारी किताब में भी आगे मिल जाएगा, अभिलेखन के बाद से अगली चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्गीकरण। ऐसा नहीं है कि आपने कॉपी उठाई, जो आता जा रहा है सब लिखते जा रहे हो कि हाँ यहाँ पे इतना खर्चा, यहाँ पे इतना खर्चा, यहाँ पे इतना खर्चा। अलग अलग तरह के हम लोग 8 अकाउंट्स देखते हैं। क्या देखते हैं? 8 तरह के अकाउंट्स होते हैं मेनली। 7 स्पेसिफिक होते हैं कि इसमें ये चीज आएगी, इसमें ये चीज आएगी, और 8वें अकाउंट में बाकी जो कुछ भी बच रहा होता है वो सबको हम लोग 8वें में डाल देते हैं। तो उसको जनरल अकाउंट बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभिलेखन के बाद भी अगला जो आता है वो होता है वर्गीकरण। ठीक है, ये हमारी किताब में फर्स्ट चैप्टर में नहीं दे रखा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब अपने वर्गीकरण किसमें करोगे कि यार ये किस तरह का खर्चा है, क्या ये खर्चा है या किस आमदनी है। पहले तो यही हो गया अंतर। और आमदनी में भी कहां से आमदनी हो रही है, क्या ये उधार वाली आमदनी है जो थोड़े दिन बाद हमें मिलेगी, और ऐसे ही खर्चा भी हो रहा है, क्या ये खर्चा मैंने तुरंत कर दिया या फिर मैं थोड़े दिन बाद वापस करूंगा। तो ऐसे अलग अलग तरह के अकाउंट्स होते हैं। ठीक, तो वो वर्गीकरण भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि अभिलेखन में आपने सीधे सीधे लिख दिया, उसके बाद आप वर्गीकरण करते हो। वर्गीकरण करने के बाद क्या करते हो, आपने वर्गीकरण किया तो आपके अकाउंट्स बन गए। अब वो इन्फॉर्मेशन आप सीधे सीधे ऐसे सूचना आगे नहीं दे दोगे। संप्रेषण में क्या दोगे, आप सूचना देते हो, किसी आगे को कम्युनिकेट कर रहे हो, लेकिन कैसे कम्युनिकेट करोगे। तो कम्युनिकेट करने से पहले वर्गीकरण के बाद एक और स्टेप आती है जिसको हम लोग बोलते हैं समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समराइज करना। समराइज समझते हैं? सार। जैसे गीता सार कई लोगों के घर में दिख जाएगा अपने यहाँ, जो लोग घर पे लिख करके बैठते हैं कि गीता सार आपको दिखता है। सार का मतलब क्या होता है कि जो भी उसमें मेन चीज है, आप समझे, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, वो निकाल करके दे रहा हो। तो अगला आ जाता है इसका सार। ठीक है, सार, और सार के साथ साथ आप इंटरप्रेट करते हो। इंटरप्रेट समझते हो? जैसे कोई कविता दे दी गई है और हम लोग को बचपन में आता था कि ये कविता है, इसका भावार्थ लिखिए, तो हम लोग सोचते थे कि कवि की कल्पना ये है। तो वो जब आप ये सब लिखते हो तो वो आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हो, आपके हिसाब से उसका क्या मतलब है। ऐसे ही आपने जो यहाँ तक पूरी जानकारी जुटाई है, पहले पहचाना, फिर आपने मापा, फिर उसको अभिलेखन किया या लेखा जोखा बनाया, फिर उसको आपने वर्गीकृत किया, फिर आपने उसको सारांश बनाया, उसके बाद से आप उसको क्या करोगे? इंटरप्रेट करोगे। तो इंटरप्रेट करने के बाद जब आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर ये हो रहा था, यहाँ पर ये हो रहा था, आपको समझ में आ गया, आपने उसको इंटरप्रेट करना स्टार्ट किया, फिर आप उसको कम्युनिकेट करोगे, फिर यहां पर पहुंचोगे। तो हमारे में डायरेक्टली दे दिया गया है, आपकी ये जो बीच में वर्गीकरण और ये समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन वाली जो बात थी वो गायब है, आगे मिल जाएगी। तो मैं बता इसलिए दे रहा हूं कि पहले से ही क्लैरिटी हो जाए आपको।
तो क्या हो जाएगा, संप्रेषण में पहुंच गया। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट किसको करोगे भाई, किसको करोगे, उनको जिनको इस तरह की जानकारी की जरूरत है। कौन है वो लोग, एक हो गए बाह्य लोग, एक हो गए आंतरिक। अच्छा, यहां पर मैंने आर्थिक घटना में एक चीज छोड़ दी है और बता देता हूं। आर्थिक घटनाएं बाह्य घटनाएं भी होती हैं, आंतरिक भी होती हैं। बाह्य घटनाएं कैसी होती हैं, कोई एक बिजनेस है, कोई एक व्यवसाय है, उसकी बाहर के जितने भी लोगों के साथ से कोई लेन देन हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं कोई किताब बनाता हूं, मैंने कोई किताब लिखी और मैं किताब बेच रहा हूं, मेरी कंपनी किताब बेच रही है। तो जब वो किताब किसी और इंसान को बेची, आपको बेची, तो आप कंपनी का हिस्सा नहीं हो, तो वो किताब, वो जो ट्रांजैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाह्य घटना बोलेंगे। ठीक है, तो वो बाह्य घटना हो जाएगी, है ना। ऐसे ही मान लीजिए उस किताब के लिए मुझे पेजेस खरीदने थे, पन्ने खरीदने थे, उसी पे तो मैं छापूंगा। तो जब मैंने पन्ने खरीदे थे तो किसी और से खरीदे थे, वो मेरी कंपनी से लेना देना नहीं है उसका सीधे तौर पर। तो जब मैंने वो घटना की तो उसको भी बोलते हैं बाह्य घटना। तो ये हो जाते हैं एक्सटर्नल इवेंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इवेंट। लेकिन अब मेरी ही कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह की टीम है। मैंने पहले रिसर्च की कि किताब में क्या क्या लिखना है, फिर मैंने किसी दूसरे को बोला कि यार मैंने ये लिख दिया है, इसको आप टाइप राइट करो या कंप्यूटर पर लिखो, उसने वो लिखा। उसके बाद से फिर मैंने किसी को बोला कि इसके लिए डिजाइन करो कि कवर पेज ऐसा दिखना चाहिए। तो वो सारी चीज अब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास जा रही है कंपनी के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक घटनाएं। क्या बोलते हैं, आंतरिक या इंटरनल इवेंट्स। ठीक है, तो वो आंतरिक घटना हो जाती है। वैसे ही ये जो हम लोग यहाँ पे संप्रेषण कर रहे हैं ना, वो भी हम लोग उन सारे लोगों को कर रहे होते हैं। सरकार भी हमसे मांग सकती है, सरकार की बहुत सारी संस्थाएं वो मांग सकती है कि लेखा जोखा बताइए। कंपनी के लोग मांग सकते हैं, कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो मांग सकते हैं। तो कंपनी के अंदर भी लोगों को उसकी जरूरत होती है, कंपनी के बाहर भी लोगों को उसकी जरूरत होती है। तो वो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, संप्रेषित कर दिया। अब उसके बाद कहां पे पहुंच गए, तो हमारा ये संप्रेषण हो गया। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो अभिलेखन लिखा हुआ है, देखिए मैं अभिलेखन और ये जो क्रम था वो मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया कि पहचान है, फिर मापना है, फिर लेखा जोखा जिसको अभिलेखन बोलते हैं, फिर वर्गीकरण करेंगे, फिर उसका सब समराइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, फिर आप अंत में पहुंच जाएंगे कम्युनिकेट करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं संप्रेषण। तो करते क्या उसमें, मापने में आप उसको रुपए के टर्म्स में ही नापोगे, है ना। अब आपने उनको लिख लिया, क्या किया, अभिलेख कर लिया, लिख लिया। लेकिन लिखने का एक सिस्टम है, ऐसे नहीं है कि जैसे मनाया वैसे लिख लिया। क्यों, क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन होगा। मैंने एक तरह से लिखना हुआ सीखा है, आप किसी और तरह से लिख रहे हो, तो जो लेखा जोखा है वो मिल ही नहीं पाएगा। मेल करने में मुझे बहुत दिक्कत होगी, मुझे समझ में नहीं आएगा कि कब लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, समझ है ना आप। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। और इतनी सारी कंपनीज हैं और साथ में उस कंपनी का जो भी लेखा जोखा है वो बहुत सारे बाहर के लोग भी देखते हैं। तो अगर भाषा शैली एक जैसी होगी तब सबको फायदा होगा, तभी सब लोग समझ पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं अपनी किताब में इधर से लिखता हूं, पीछे से मैंने लिखना स्टार्ट करता हूं, आप आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं, या फिर मैं एक तरह के अकाउंट को पहले लिखता हूं, आप दूसरे तरह के अकाउंट को पहले पीछे से लिखते हैं, कुछ भी अगर हम लोगों के लिखने में सामंजस्य या एक जैसा लिखना नहीं होगा, कोई क्रमबद्धता नहीं होगी, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो अभिलेख जब हम लोग कर रहे होते हैं ना, तो उसी तरह से करना होता है जिस तरह की हमारी परंपराएं बनी हुई हैं। और उन परंपराओं में लिखने का वही फायदा है कि सारे लोगों को बात समझ में आ जाएगी। और साथ में हम लोग क्रोनोलॉजिकली लिखते हैं। क्रोनोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, काल क्रमानुसार। मतलब जो चीज पहले हुई वो घटना पहले आएगी, जो घटना उसके बाद में हुई, जो भी आर्थिक घटना उसके बाद में हुई। तो हम लोग एक तरफ आपको दिन दिखता जाएगा और एक ही दिन में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो टाइम भी फिर लिखा रहेगा। तो एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। अब लेखन में भी ऐसा नहीं कि जैसे मनाया वैसे लिख दिया। अच्छा, और बाकी वो सब होने के बाद से हम पहुंच जाते हैं संप्रेषण पर। ठीक, अब संप्रेषण में क्या होता है, संप्रेषण में आपको वही जानकारी उन लोगों को देनी है जिनको इस तरह की जानकारी की जरूरत है। तो देखिए, ये जो कुछ भी मेहनत की गई है, पूरा लेखांकन का उद्देश्य ही ये है, साधन है। और उस साधन की जो अंतिम क्रिया रह गई है वो है संप्रेषण की, कम्युनिकेट करने की। तो आपने पूरी मेहनत बहुत अच्छे से कर ली, लेकिन आप संप्रेषित अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो पूरी मेहनत हो गई बेकार। क्यों, निर्णय लेने में उसका उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए एक विशिष्ट तरह से हम लोग संप्रेषित करते हैं जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई कुछ किसी और तरह से उसको इंटरप्रेट ना कर पाए, बहुत क्लैरिटी के साथ हो। साथ में यहां पर अलग अलग अकाउंटेंट की बहुत अच्छी जिम्मेदारी बनती है कि कोई अकाउंटेंट कितना अच्छा है वो संप्रेषण में समझ में आता है। बाकी चीजें तो ऐसी हैं जो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन आप उस संप्रेषण से भी पहले इंटरप्रिटेशन में आती है चीजें कि आप खुद से समझ पा रहे हो कि चीजें हो कैसे रही हैं, फिर उसको आप अपनी डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो लोग निर्णय लेने वाले लोग हैं, उनको बता रहे हो। तो वो सारी चीजें
आप तब अच्छे से कर पाओगे जब आपको अपनी कंपनी में बहुत सारी चीजों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी समझ अच्छी होगी। उसके बाद फिर आपको पता होगा कि इनको निर्णय लेना है तो हमें इन्हें किस तरह से जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि जो लोग निर्णय लेने वाले लोग हैं वो अकाउंटिंग तो सीधे सीधे समझते नहीं है, हमें उनसे सीधी एक्सपेक्टेशन तो नहीं करनी चाहिए। वो लोग भी बहुत एक्सपीरियंस हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं, लेकिन एक अकाउंटेंट, एक लेखापाल का काम यह है कि वो उस सारी जानकारी को जो उसने इतनी मेहनत की है अच्छे से सामने वाले को समझा पाए, दे पाए, उसके लिए जिस दृष्टिकोण से जानकारी जरूरी है उस दृष्टिकोण से दे पाए, तब जाकर के वो सारी चीज उस इंसान के लिए, जो डिसीजन लेने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होगी, फायदेमंद होगी। और वही तो हमारे लेखांकन का उद्देश्य है। तो उद्देश्य कब पूरा होगा, जब हम लोग संप्रेषण अच्छे से कर पाएंगे। हमारी परिभाषा में जो अगला शब्द आया था जिसको हमें डिफाइन करने की, जिसको समझने की जरूरत है, वो क्या है, वो है संगठन। ठीक, कैसा संगठन, मतलब संगठन में तो कुछ लोग होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई अकेला दुकानदार है तो वो तो अकेले दुकान चला रहा है, उसको भी हम यहाँ पर एक तरह से संगठन मानेंगे। और यहाँ पर संगठन वैसा भी हो सकता है जिसके पास लाभ कमाने की इच्छा से काम कर रहे हो या ना कर रहे हो। पार्टनरशिप होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी में लोग काम करते हैं। कोई म्यूनिसिपैलिटी है, कोई नगर पालिका है, वो भी एक संगठन है। पूरी की पूरी सरकार भी एक संगठन है। तो कोई भी ऐसा, कोई भी जहां पर किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं, आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, संगठन। तो बहुत सारे तरह के संगठन है। एक अकेला इंसान भी यहाँ पर एक संगठन की तरह माना जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। एकल व्यवसाय जब कोई कर रहा होता है, कोई दुकान चला रहा है, मान लीजिए, तो उसको भी बोलेंगे, तो वो हो जाता है हमारा संगठन। और इसके बाद से हमारे पास आते हैं, हम लोगों ने परिभाषा में देखा था लास्ट में किसकी बात हो रही थी, उपयोगकर्ता तक हमें क्या करनी है, जानकारी को संप्रेषित करना है। तो कौन से उपयोगकर्ता है, मैं पहले भी अभी आपको बता चुका हूं। उपयोगकर्ता में बाह्य उपयोगकर्ता भी हैं और साथ में आंतरिक उपयोगकर्ता भी हैं। बाह्य में कौन कौन से आ जाते हैं, जो भविष्य में हमारे शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, जो शेयर खरीद सकते हैं हमारे, वो आ सकते हैं। जो बैंक हमें लोन दे रही है या भविष्य में दे सकती है, वो आ सकते हैं। सरकार की कोई संस्था है जो हमसे मांग सकती है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, जो कंपनी का कामकाज देखता है, वो मांग सकता है। ऐसे ही DIPP है, सरकारी एक संस्था है, वो भी मांग सकती है। तो बहुत सारे ऐसे बाहर के जो भी, मान लीजिए हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट हमसे न्यायालय मांग सकता है। तो ये बाहर की जितनी भी संस्थाएं मांग सकती है, वो सारे कौन है, बाह्य उपयोगकर्ता। और आंतरिक उपयोगकर्ता कौन हो गए, कि भाई कंपनी को चलाने के लिए जो भी डिसीजन लेने वाले लोग हैं कंपनी के अंदर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, CFO हैं, किसी भी कोई यूनिट है कंपनी की, फैक्ट्री, उसको देखने वाले जो मैनेजर हैं उनके लिए हो सकता है। ट्रेड यूनियन है उनके लिए हो सकता है। कोई कर्मचारी है उसके लिए हो सकता है। कोई कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉई है उसके लिए हो सकता है। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे आंतरिक उपयोगकर्ता। समझ गए? तो ये हमारे वो सारे शब्दों के अर्थ हमको समझ में आ चुका है जो हमारी परिभाषा में दिए गए थे। और अब मुझे लगता है कि आप लोगों को जो लेखांकन है उसका अर्थ और उसका थोड़ा थोड़ा स्कोप का आइडिया लगना स्टार्ट हुआ होगा कि उसका दायरा कैसा है। अभी हम लोगों ने पूरी बात नहीं की है, सिर्फ हम लोग अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये हो गई पूरी वो शब्द हो गए, इनमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बनी होगी कि इन शब्दों का क्या मतलब है। और इसके भी जो नोट्स हैं वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि कोई डाउट ना रहे। वैसे भी इतना कुछ होना नहीं चाहिए, पूरी किताब में एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो हम लोग छोड़ के चलेंगे। तो अगर आप ये सारे वीडियोस अच्छे से देख रहे हैं तो बोर्ड की तो टेंशन ही नहीं यार। बोर्ड के लिए हम लोग, मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, बोर्ड के लिए तो आप बिल्कुल, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आगे के लिए आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जब वीडियोस आप देखोगे, एक बार सारे वीडियोस देखते चले जाओगे, उसके बाद से आप नोट्स देखोगे एक बार रिवाइज करने के लिए, फिर उसकी प्रैक्टिस करोगे। जब हम लोग आगे जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स आने स्टार्ट होंगे, तो फिर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।